नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से खुशहाल होगा, मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये वीडियो सुपर टेट हो या यूपी टेट हो या केबीएस एनबीएस, कोई भी शिक्षक संबंधी आप परीक्षा देने जा रहे हैं डियर, जिसमें बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें तथा साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। तो आइए बिल्कुल शिद्दत से प्रश्नों को समझाते हुए चलते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा डियर। पहला प्रश्न कह रहा है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, या सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो डियर, जो सीखने से संबंधित नहीं है वो सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये गलत है। क्योंकि बालक हो या हम और आप हो, हम हर जगह से कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत निरंतर सीखते ही रहते हैं। तो केवल विद्यालय में, ये गलत है। और यही पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी को, काल्डवेल कुक को, फ्राबेल को या सुकरात को? तो जो प्रश्नोत्तरी विधि के जन्मदाता है डियर, वो सुकरात को माना जाता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर प्रश्न में पूछ लेता प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है, तो प्रश्नावली विधि के जो जन्मदाता हैं वो डब्ल्यू वुडवर्थ हैं। वुडवर्थ का नाम याद रखिएगा। अगर प्रश्नावली पूछे तो वुडवर्थ, प्रश्नोत्तरी पूछे तो सुकरात, दोनों में अंतर है डियर। तो इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। अगर अब आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं मॉन्टेसरी, तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मॉन्टेसरी थी, ये इटली के निवासी थी डियर। फ्रॉबेल ये खेल विधि के जन्मदाता माने जाते हैं, जो कि जर्मनी के थे, और किंडरगार्टन की स्थापना इन्हीं फ्रॉबेल महोदय ने की थी। अगर काल्डवेल कुक के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये आधुनिक खेल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, यानी कि ये आधुनिक खेल विधि के जन्मदाता माने जाते हैं काल्डवेल कुक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है प्रश्नोत्तर विधि का, वो सुकरात है। तो चारों ऑप्शन आपको वेरीफाई हुए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर डियर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन से शिक्षण सूत्र नहीं हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर? तो डियर, इसमें आप देख रहे हैं कि जो शिक्षण सूत्र नहीं है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम बालकों को सिखाएंगे तो पहले ज्ञात हो उसे, तब उसको जो चीज़ें हल्का सा पता हो उससे रिलेट करते, उससे जोड़ते हुए नई चीज़ों को सिखाएंगे डियर। हम ये नहीं कि पहले नया बता दे फिर उसको पुराने पे लाएं, ये गलत शिक्षण विधि है। तो इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य? तो जो उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का आधार नहीं है वो चिंतन उद्देश्य नहीं है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्योंकि आप जानते होंगे बीएस ब्लूम का नाम आपने सुना होगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि 1956 में आई थी। और उन्होंने संज्ञानात्मक और भावात्मक तथा क्रियात्मक 3 पक्ष बताए थे डियर, और ये उसी से रिलेटेड प्रश्न था। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, प्राथमिक, द्वितीय, कृत्रिम या नवीन? तो बता दें डियर, गिलफोर्ड के अनुसार जो है वो नवीन जो है वो संवेग का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गिलफोर्ड ने संवेग को 5 भागों में वर्गीकृत किया था, प्राथमिक संवेग, द्वितीयक संवेग, कृत्रिम संवेग और सौंदर्यात्मक संवेग और बौद्धिक संवेग। तो नोट रखिएगा डियर, गिलफोर्ड के अनुसार ये पढ़ लीजिए, आपको दिखा हुआ मिल जाएगा कि गिलफोर्ड के अनुसार नवीन संवेगों का प्रकार नहीं है। गिलफोर्ड ने संवेग को 5 भागों में वर्गीकृत किया था, प्राथमिक संवेग, द्वितीय, कृत्रिम संवेग और सौंदर्यात्मक संवेग और बौद्धिक संवेग। याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता व सिद्धांत पर बल, या इनमें से सभी? तो मनोविज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल मनोविज्ञान पर भी बल देता है, बालक के व्यक्तित्व का आदर और सम्मान भी करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर भी बल देता है। यानी कि जो इसका डी ऑप्शन है
उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट है डियर। जो आप ये व्यक्तिगत विभिन्नता लिखा देख रहे हैं, इसकी बात सबसे पहले सुजनन शास्त्र के जनक फ्रांसिस गाल्टन ने की थी, नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कैटल, आलपोर्ट, फ्राइड या साइमन बिनेट? तो जो मनोविश्लेषणवादी थे डियर, वो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक माने जाते हैं वो सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार के मन बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इन्होंने अचेतन मन को सबसे सुपर माना था। इन्होंने अचेतन मन को 90% तक बेटर माना था। अचेतन मन की इन्होंने तुलना बर्फ के टुकड़े से की थी, जो कि जल में डूबा हुआ रहता है, उसका कुछ भाग ही दिखाई देता है। यानी कि अचेतन मन कैसा होता है, वो दिखता कम है लेकिन वो रहता ज़्यादा है डियर। तो इन्होंने सिद्ध किया था। तो ये फ्राइड जो है मनोविश्लेषणवादी हैं और ये लिबिडो के भी जनक माने जाते हैं। इन्होंने शैशवावस्था में कहा था कि बालक में काम प्रवृत्ति जो है वो शैशवावस्था में सबसे तीव्र होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा इतनी जानकारी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से वंशानुक्रम संबंधी नियम कौन सा है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, स्वास्थ्य का नियम या समानता का नियम? तो बता दें डियर, जो वंशानुक्रम संबंधी नियम है वो है समानता का नियम, सी ऑप्शन। अब बात आई है वंशानुक्रम की, तो बता दें वंशानुक्रम के जनक माने जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं, जो कि ब्रूनर शहर के थे। और ब्रूनर जो है ऑस्ट्रिया के हालैंड में पड़ता है डियर, बता दूंगा आपको। और जो वंशानुक्रम संबंधी नियम थे उनमें कुछ नियम ऐसे हैं। समानता का नियम आप देख रहे हैं, मित्रता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मात्र पितृ पक्षों का नियम और संयोग का नियम, ये वंशानुक्रम के नियम होते हैं। और वंशानुक्रम उसे कहते हैं जो माता पिता या अन्य पूर्वजों के वे गुण होते हैं जो व्यक्ति में उसके जन्मजात रूप में प्राप्त हो जाते हैं डियर। तो नोट कर लीजिएगा इतनी चीजें। इसका जो सही ऑप्शन है सी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास के, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें डियर, जो अवधारणाओं का विकास है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? वार्षिक परीक्षा, प्रश्नोत्तरी व खेल, सत्र परीक्षा या इनमें से सभी? तो बता दें डियर, जो रचनात्मकता की क्रिएटिविटी थिंकिंग की बात आती है वो प्रश्नोत्तरी तथा खेल में भी होती है, सत्र परीक्षा में भी होती है, वार्षिक में भी होती है। क्या ऐसा आप कहेंगे कि किसमें होती है डियर? तो आप सिर्फ और सिर्फ बताएंगे, उपरोक्त सभी नहीं मार देंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी की बात आ रही है तो सिर्फ प्रश्नोत्तरी और खेल में ही रचनात्मकता होगी डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इसका प्रश्न को शिद्दत से समझिएगा। वीडियो पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या इनमें से सभी? तो शिक्षा मनोविज्ञान के ये तीनों ही तत्व हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका एकदम सही है। क्योंकि शिक्षार्थी तो केंद्र बिंदु है बालक का, अध्यापक नहीं होगा डियर। तो आप कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे? बिना गाइडेंस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और सीखने की प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है डियर। तो तीनों ही बातें एकदम सही हैं। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? मन का अध्ययन, आत्मा का, चेतना का या व्यवहार का? तो सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान था डियर वो आत्मा का अध्ययन करता था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वर्तमान में जो आप मनोविज्ञान देख रहे हैं ये व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। इतनी चीजें यहाँ पे याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तत्परता का, एकता का, व्यक्तिगत अंतर का या इनमें से सभी? तो वृद्धि और विकास का जो मुख्य सिद्धांत है डियर वो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि तीसरी स्टेज है, क्योंकि पहली संवेदी पेशी अवस्था होती है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी जो है औपचारिक संक्रियात्मक। तो तीसरी अवस्था पहली जो है 0 से 2 वर्ष तक है पियाजे की, दूसरी 2 से 7 है, तीसरी 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो बी ऑप्शन में 7 से 11 लिखा है और यही एकदम करेक्ट है, क्योंकि तीसरी अवस्था अगर चौथी पूछता तो 11 से 15 हो जाता डियर। तो नोट रख लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य हैं सामाजिक चेतना का यथेष्टता विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रखना या बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ समायोजन रहना। तो बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास में मुख्य है वो है बालक और बालिकाएं एक साथ मिलकर रहते हैं डियर इसमें, और यही इनकी प्रवृत्ति होती है। यहीं से बालक जो है वो सामाजिकता को सीखने लग जाता है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है प्यास, निद्रा, भूख या सुरक्षा। तो जन्म से जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम जन्मजात कहते हैं, और जिन्हें हम आगे चलकर जो है अर्जित कर लेते हैं वो अर्जित कहलाते हैं। तो जन्म से प्यास भी आई है, निद्रा भी आई है, भूख भी आई है, लेकिन सुरक्षा ये जन्म से नहीं आई डियर, बल्कि ये एक अर्जित प्रेरक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? थार्नडाइक से, स्किनर से, कोहलर से या पावलोव से? तो बता दें डियर, जो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है यह इयान पेट्रोविच पावलोव से संबंधित है, जो कि एक रूस के शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, और इस प्रयोग के लिए इन्हें पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध किससे है? कटलेविन से, वाटसन से, स्किनर से या थॉर्नडाइक से? तो सीखने का जो प्रयास एवं त्रुटि का संबंध है डियर वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इस नियम को याद रखिएगा। अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। इनकी एक बुक है थॉर्नडाइक, याद रखिएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, इनकी एक प्रकाशित बुक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या पावलोव? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कोहलर माने जाते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। ये गेस्टाल्टवादी हैं, इन्होंने सूझ तथा पर बल दिया था। इन्होंने पर्टिकुलर पूरी स्थिति पर अवलोकन करने पर जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि सूझ कैसे आती है? तो थिंकिंग एबिलिटी जो है वो अचानक आती है, इमीडिएटली आती है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक या उद्दीपन? तो चालक, प्रेरक और उद्दीपन ये प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन ये हैबिट जो आप आदत देख रहे हैं कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं है डियर, नोट रखिएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? एक कारक, द्विकारक, ग्रुप तत्व या बहुकारक सिद्धांत? तो बता दें डियर, जो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगर बहुबुद्धि पूछ ले तो आप हावर्ड गार्डन का नाम नोट कर लीजिएगा डियर। एक कारक ये विने साइमन का है, द्विकारक ये आप स्पीयरमैन का है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बुद्धि लब्धि क्या है? मानसिक आयु है, संवेगात्मक आयु है, सामाजिक आयु है या वास्तविक आयु है? तो बुद्धि लब्धि जो है ये बालक की सिर्फ और सिर्फ मानसिक आयु को विकसित करती है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है बुद्धिमत्ता के, सृजनात्मकता के, सामाजिकता के या इनमें से सभी? तो नवीन जहां लिखा हो तो आप समझ जाइए कि नया यानी कि क्रिएटिविटी एबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सृजनात्मकता से संबंधित है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? ज्ञान, संवेग, बोध या मूल्यांकन? तो ये बीएस ब्लूम से प्रश्न है डियर, और ज्ञानात्मक पक्ष का जो पहला स्तर है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। इस पहला ज्ञान, दूसरा बोध है डियर, तीसरा जो है प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण तथा अंतिम मोस्ट में मूल्यांकन आता है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर ज्ञान होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए अच्छे अंक दिलाने वाली, बच्चों द्वारा ज्ञान की रचना करने वाली, या शिक्षक द्वारा सब कुछ रटवाने वाली, या इनमें से सभी?
तो जो शिक्षा हमें देनी है, हमारा एनसीएफ यही कह रहा है डियर कि हमें बच्चों द्वारा ज्ञान की रचना करनी है, बल्कि उसे रटने पर बल नहीं देना, बल्कि उसे करके सीखने पर बल देना है। यही हमारा एनसीएफ कह रहा है डियर। तो इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। तो ये थे टॉप 25 महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न को मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर प्रश्न आपको शिद्दत से समझ में आए हैं तो वीडियो को एक बार दमदारी के साथ जो है शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने यार दोस्तों के साथ, और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।